संस्कृत सरोवर में आप सबका स्वागत है। और आज हम करने जा रहे हैं व्यंजन संधि, जिसे हल संधि के नाम से भी जानते हैं। व्यंजन के सामने स्वर अथवा व्यंजन के आने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। या इसको हम इस तरह और भी समझ सकते हैं, संधि के दो पद होते हैं, एक होता है पूर्व पद और दूसरा होता है उत्तर पद। पूर्व पद के अंत में और यदि व्यंजन है और उत्तर पद के पूर्व में स्वर हो अथवा व्यंजन, जब ये दोनों मिलते हैं तो इनसे व्यंजन संधि बनती है। जैसे अच जमा अंत से अजंत बना, सत जमा जन से सज्जन, बाक जमा ईस से बागीस। अब हम इन संधि के भेदों को विस्तार पूर्वक समझेंगे, जिससे हमें ये समझ में आए कि च को जय कैसे हुआ, तय को जय और क को ग। सबसे पहला उदाहरण हमारा सुचित्व संधि का नियम है हमारा। ये कहता है स्थो सचुना सुचु, स तय को श और च हो जाता है। कैसे? यानी स या त वर्ग, तय वर्ग में त थ द ध न का, और श च वर्ग या च वर्ग में क्या आता है? च छ ज झ य के साथ आगे पीछे योग होने पर से का श और तय वर्ग को हम च वर्ग में बदल देते हैं। अब उदाहरण के द्वारा इसको समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे दे रखा है मनस चलती। अब यहाँ पूर्व पद के अंत में सकार है और उसके आगे च है, तो ये शर्त हमारी पूरी हो गई। कह रहे थे कि से के बाद च वर्ग हो या श हो। क्या हो? श हो। तो इस दंत सकार को हम तालु सकार में बदल देंगे। किस में? तालु सकार। ये भी आधा हलंत युक्त है तो इसको भी हम हलंत युक्त कर देंगे। तो इस तरह क्या हो जाएगा? मनस चलती बनेगा। क्या बनेगा? मनस चलती। अब हम देखते हैं रामस सेते है, तो यहाँ पे वही से आ रहा है और आगे क्या आ रहा है? श। तो से को श में बदल देंगे और रामस शेते बनेगा। ऐसे हरीश सेते का से को श में बदल देंगे, हरीश शेते बनेगा। मनस जमा चंचलम में भी वही समान भी हो रहा है कि और मनस चंचलम बनेगा। अब हम थोड़े से अलग तरह के उदाहरण देखते हैं जिसमें हम तय वर्ग को च वर्ग में बदल रहे हैं। जैसे सत जमा चित है, यहाँ पे सत पूर्व पद के अंत में तय दे रखा है और तय के बाद च आ रहा है, तो शर्त यहाँ भी पूरी हो रही है। अब हम तय को देखो, हमने कहा था तय वर्ग को हम च वर्ग में बदल देंगे। अब एक चीज और ध्यान रखनी हमें कि तय वर्ग में हमने देखे थे त थ द ध ध और न, और च वर्ग में च छ ज झ य। हमने देखा सत जमा चित। अब यहाँ पे तय को हम क्या कर रहे हैं? च करने जा रहे हैं, क्योंकि तय अपने वर्ग का पहला अक्षर है और च भी अपने वर्ग का, तो तय वर्ग को हम च वर्ग में बदल रहे हैं। तो तय वर्ग में हमने देखा था त थ द ध न आ रहे हैं और च वर्ग में च छ ज झ ये आ रहे हैं। तो पहले को पहला ही में बदलेंगे और तय को च में बदल देंगे और क्या हो जाएगा? सच्चित। ऐसे सत जमा चरितम में सच्चरितम होगा, उत जमा चारणम में उच्चारणम, सत जमा जन में सज्जन। अब यहाँ पे हम ये देख रहे हैं, यहाँ ध्यान देने वाली बात है। सज्जन में देखिए त और इसके बाद ज को चरण स्थान तीसरा है, च के बाद आता है छ, छ के बाद आता है ज। अब अब तो तय को हम तृतीय वर्ण में ही बदलेंगे। कहा था ना, जो उत्तर पद के पूर्व में जो वर्ण जिस स्थान पर है उसी स्थान वाले में बदलेंगे। तो तय को तृतीय वर्ण में बदलेंगे और तय वर्ग को हम च वर्ग में बदल लें तो ज हो जाएगा और सज्जन बनेगा। ऐसे उत जमा जन में भी ज बनेगा, उज्ज्वलम, और जगत जमा जनी में जगत जननी। अब हम अगला ही उदाहरण है, बिल्कुल इसके जैसे ही है, सुचतु संधि की तरह सुटुतु संधि। यहाँ पे क्या हो रहा है कि वहाँ पे हम स और तय को श और च वर्ग में बदल रहे थे तय को। यहाँ पे स का षटकोण वाला सकार यानी मूर्धन्य सकार हो जाएगा और तय वर्ग को हम उसमें ट वर्ग में बदल देंगे। किसमें? ट वर्ग में। तो यदि स या तय वर्ग का श या ट वर्ग ट ठ ड ढ ण के साथ आगे पीछे, जैसे उसमें हो रहा था आगे पीछे, सेम वैसे ही है। तो स को श और तय वर्ग को ट वर्ग में हो जाता है। अब कैसे? जैसे रामस जमा षष्ठ है, यहाँ पर दंत सकार दे रखा है और इधर मूर्धा सकार है, तो इस दंत सकार को मूर्धा सकार में बदल देंगे और रामस षष्ठ हो जाएगा। ऐसे हरिश जमा टिकते, तो यहाँ पे भी दंत सकार को मूर्धा सकार में, क्योंकि ट आ रहा है, ट वर्ग आ रहा है, तो और हरीश टिकते बनेगा। अब तय वर्ग को ट वर्ग में, जैसे तत् जमा टीका, यहाँ पर ट आ रहा है
टैप अपने वर्ग का पहला है तो तय को उसी वर्ग यानी टै वर्ग का पहला अक्षर करेंगे और टै आधा आ जाएगा और इस तरह तट टीका बनेगा। यत जमा टीका, यहाँ पर जैसे टै है, टै अपने वर्ग का पहला है और तय को हम उस तय वर्ग में बदल रहे हैं। किसको? तय को हम टै वर्ग में बदल रहे हैं, तो उसका टै पहले वर्ग का पहला अक्षर है अपने वर्ग का, तो इसलिए तय को भी हम टै में, और इस तरह यट टीका हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा काफ़ी। और ऐसे अब देखिए उत जमा डैनम। अब डै क्या है? टै ठ ड तृतीय अक्षर है ना, टै वर्ग। देखो टै ठ ड ढ ण, इस तरह। तो अब इसको तय को हम तृतीय वर्ण में बदलेंगे, डै हो जाएगा, तो उड्डयनम। ऐसे आकृष्ट जमा त, तो तय अब पहले अपने वर्ग का पहला है, इसको हम उसमें बदल देंगे, आकृष्ट हो जाएगा। अब हम करते हैं जसत्व संधि। जसत्व संधि का नियम है झलाम जसो अंते, यानी पद के अंत में झल के स्थान पर जस हो जाता है। झल में क्या आता है? जैसे कि हमने प्रत्याहार में समझ लिए थे, तो अब इसको बार बार पुनरावृत्ति की जरूरत नहीं है। झल में वर्ग के प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ वर्ण आते हैं तथा तीनों शकार और है, कुल 24 वर्ण आते हैं। अब हम वर्ग के, आपने देखा था कै वर्ग, च वर्ग, तय वर्ग, टै वर्ग, पै वर्ग, और सब में 5 होते हैं हर एक में, और इसलिए हम 5 को ऐसे करें तो 4 आ रहे हैं ना, पहले और दूसरे, तीसरे, चौथे, तो 20 हो गए, और 4 हो गए ये तीनों सकार और है, तो इस तरह कुल 24 वर्ण आ जाते हैं इसमें। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं ना, कुल 24 वर्ण आते हैं, और इस तरह झल के स्थान पर जस यानी ज व ग ड द होता है। वर्ग का प्रथम, द्वितीय, तृतीय अथवा चतुर्थ वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है। उसी वर्ग का होगा, ये बात मुख्य है। तो जैसे बाक जमा ईश, क अपने वर्ग का पहला अक्षर है, तो यहाँ पे जैसे ये कह रहा है, और उसके बाद कोई स्वर है, तो क्या होगा? इस क को उसी वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल देंगे। तीसरा क्या है? ग, तो कै आधा है, ग भी आधा है, लेकिन स्वर मिला तो क्या होगा? ये जो हलंत है ये हट जाएगा और ग की मात्रा, ई की मात्रा लग जाएगी, और ये घी बन गया है, तो बागीस बना। ऐसे जगत जमा ही तय अपने वर्ग का पहला अक्षर है, तय को तय में बदल देंगे, और जगदीश। ऐसे प पहला है और उसको तृतीय ब हो गया और सुबंत बना। अच में च को तृतीय अक्षर ज है, तो अजंत बन जाएगा। दिक में क का तीसरा अक्षर है ग, और इस तरह दिगंबर बनेगा। अब यहाँ पे ग में आधा है, लेकिन अ मिल गया तो ग पूरा हो गया। यानी जब ये चीज़ हमें पहले ही पता है कि जब व्यंजन में स्वर मिल जाता है तो व्यंजन पूरा हो जाता है और हलंत उसका हट जाता है। जैसे सत जमा धर्म का सद्धर्म बना, अप जमा जम का अपजम बना, चित जमा रूपम का चिद रूपम बना। इसके बाद हम करते हैं चर्त्व संधि। यदि वर्गों के वही 5 वर्ग अपने, उनके बाद द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ वर्ण के बाद वर्ग का प्रथम, द्वितीय वर्ण या तीनों सकारों में से कोई आए तो पहले आने वाला वर्ण अपने ही वर्ग का प्रथम वर्ण हो जाता है। जैसे कि अभी हम ये उसका बिल्कुल हो गया, वहाँ पे हम प्रथम को तृतीय में बदल रहे थे या तृतीय को प्रथम में बदल रहे हैं। सद जमा कार, द है तैवर का तथ द, उसको अपने वर्ग के पहले अक्षर या तय में बदल देंगे। द आधा है तो तय भी आधा ही आएगा और सत्कार बन गया। लब जमा सहते या भ प फ भ है, अपने वर्ग का तीसरा है, प फ और सॉरी प फ ब भ, तो जो भी है इसको हम अपने वर्ग के पहले अक्षर पै में बदल दिया, और इस तरह लपश्यते उन्हें। फिर दिग जमा पाल, ग अपने वर्ग का तीसरा है और उसको पहले में क हो जाएगा और दिग्पाल बना। अब अनुसार संधि। तो अनुसार संधि में पहला इसका नियम है मैं के स्थान पर अनुसार हो जाता है। इसका सूत्र है मुँह अनुसार है। यदि पद के अंत में मैं आए और उसके बाद कोई व्यंजन आए तो मैं के स्थान पर क्या हो जाएगा? अनुसार हो जाएगा। जैसे हरीम जमा बंदे दे रखा उदाहरण, तो हरीम में मैं है और इस यहाँ पे हम नियम को देखते हैं। मैं पूर्व पद के अंत में मैं आ गया, उसके बाद कोई व्यंजन आ गया तो मैं को क्या कर दिया? हाँ, अनुसार में बदल दिया और इस तरह, और क्या बन गया? हरीम बंदे।
ऐसे राज्यम जमा करोति का क्या है, व्यंजन है, यहाँ पे अनुसार मैं है पद के अंत में, तो राज्यम करोति। ऐसे ही पाठम पठति, चित्रम दृष्टम, अहम गच्छामि। अब हम देखते हैं यदि पद के अंत में मैं के स्थान पर होने वाले अनुसार से परे किसी वर्ग का कोई वर्ण हो, किसी वर्ग का, तो उसी उसे अनुसार को उसी वर्ग का पांचवा वर्ण विकल्प से होता है। यानी यहाँ पे पहला वाला मुंह अनुसार नियम भी काम करेगा और ये भी, जैसे त्वम करोसि। अब पहला नियम क्या कह रहा है कि मैं के बाद यदि कोई क्या हो, व्यंजन हो, तो मैं को अनुसार हो जाता है। तो ये हमारे शर्त पूरी हो गई, तो इसलिए हमने यहाँ पे अनुसार कर दिया। लेकिन दूसरे ये भी कह रहा है यदि वर्ग का पांच मतलब कोई वर्ण हो, वर्ग का कोई वर्ण हो, तो क्या होगा, उसको उसी वर्ग का पंचम अक्षर हो जाएगा। अब जैसे क है, ये वर्ग का ही है, कै वर्ग का है कै, तो अब इसको ण हो जाएगा। इस कै वर्ग का अंतिम पंचम अक्षर कौन सा, ण है, तो त्वं करोसि बना। लेकिन इसमें क्या कह रहा है, अपदांत अनुसार को उसी वर्ग का पंचम वर्ण नित्य होता है, तो ये भी हमें समझना है। अब हम आते हैं गुम जमा फित, गुम्फित, अम जमा कित, अंकित, और कुम जमा ठित। यहाँ पे हम देखिए पंचम अक्षर कर रहे हैं, जो उत्तर पद की पहले वर्ण है उनके अनुसार। सम जमा कल्प, संकल्प, अम जमा चित, अंचित है। इस तरह हो गए ये। अब हम देखते हैं यदि पद के अंदर होने वाले न में से परे वर्गों के पहले चार वर्ण, यानी प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ तथा तीनों शकारों में से कोई वर्ण आए, तो न में को अनुसार हो जाता है। यशान जमा सी, यशान शी बन गया। यहाँ पे न आ रहा है, न या में आना चाहिए, जैसे कि पहले ही कहा था उसने। और यहाँ पे क्या, तीनों शकारों में से कोई शकार हो अथवा कोई वर्ग का पहले दूसरे तीसरे चौथे में से हो, तो अनुसार को हो जाएगा न में को। तो यही हो रहा है। मन जमा शयते, मन शयते, रम जमा शयते, रमन शयते, आक्रम जमा शयते, आक्रमण शयते। अब हम इसका चौथा सूत्र देखते हैं। यदि पदांत न से परे, पदांत का मतलब होता है पद के अंत में, न से परे चय या छय हो, तो न के स्थान पर अनुसार हो जाएगा और तथा स भी हो जाएगा। यदि न से परे टैठ हो, तो अनुसार के स्थान पर मूर्धा सकार हो जाएगा, तथा न से परे तथ हो तो उसको दंत सकार हो जाएगा। यानी हमें ये ध्यान रखना है उसका उच्चारण स्थान क्या है, तो उसको उसी वर्ग का शकार होगा। जैसे हसन जमा चलती, न तो आ रहा है पूर्व पद के अंत में, लेकिन च का उच्चारण स्थान क्या है, इचुए शानाम तालु, इसका उच्चारण स्थान क्या है, तालु। तो इसको यहाँ पे हम जो शकार का आगमन होगा वो तालु शकार का ही होगा। किसका होगा, तालु शकार का। तो हस न को तो अनुसार होगा और श का आगम हो गया, तो हसन चलती हो गया। ऐसे बालकान जमा च, यहाँ पे भी तालु शकार ही होगा। जैसे कस्मिन जमा चित में भी तालु शकार होगा, क्योंकि च का उच्चारण स्थान तालु है। महान जमा टंकार, ट का उच्चारण ऋजु रसाणाम मूर्धा, इसका उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा। तो यहाँ पे मूर्धा शकार का आगमन होगा और महाष्टंकार बन जाएगा। अब हम अगला नियम पढ़ते हैं, लत्व संधि का। इसका सूत्र है तोरली। यदि तय वर्ग के बाद लय आए और तय वर्ग के वर्णों को लय हो जाता है, फिर क्या, तय वर्ग के जो वर्ण है उनको लय हो जाएगा, किंतु न के बाद लय आने पर अनुनासिक लय होता है। लय का अनुनासिक चिन्ह पूर्व वर्ण पर पड़ता है। जैसे उत जमा लंघन, तय है और उसके बाद तय वर्ग का कह रहा है ना, तय आ गया हमारा, और अब वो कह रहा है उसके बाद उत्तर पद के पूर्व में कोई लय आना चाहिए, तो लय आ गया, तो इसको क्या हो जाएगा, तय को लय हो जाएगा और इस तरह उल्लंघनम बनेगा। ऐसे ही तत् पूर्व पद के अंत में तय है और लीन का लय है, तो इस तय को हम क्या कर देंगे, लय, क्योंकि तय आधा है और लय भी आधा हो जाएगा, और फिर लय आधा हो गया और इस तरह तल्लीन बना। ऐसे उत जमा लिखितम में उल्लिखितम बना, उत जमा लेख से उल्लेख। अब इसको समझ लेते हैं, महान जमा लाभ है। वो कह रहा है यदि लय के बाद, न के बाद क्या हो, लय के आने पूर्व अनुनासिक लय होता है और वो क्या होगा, पूर्व वर्ण पर पड़ेगा। जैसे महान न के बाद आ रहा है, पहले तो कह रहा था वो तय के बाद, न के बाद यदि लय आ रहा है तो उसको अनुनासिक लय हो जाता है। तो क्योंकि महान में न है तो इसको लय को क्या हो जाएगा, अनुनासिक, और वो पहले वाले वर्ण पर पड़ेगा और महान लाभ। इस तरह विद्वान लिखती को भी यहाँ पे अनुसार हो गया और विद्वान लिखती बना। अब हम देखते हैं छत्व संधि।
यदि श के पूर्व पदांत में, के पूर्व पदांत यानी उत्तर पद के पूर्व में श आना चाहिए और पूर्व पद के अंत में किसी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चतुर्थ वर्ण हो अथवा य रे ले वे अथवा है हो तो वहाँ पे छ हो जाता है, छ का आगम हो जाता है। जैसे एतत् जमा शोभनम है तो यहाँ पूर्व पद के अंत में तय है और उस पदांत पूर्व पदांत वर्ग में यहाँ पे क्या है, श आ रहा है, श के पूर्व पदांत में तय है और यहाँ पे श है तो क्या होगा, अब यहाँ पे उसका छ का आगम हो जाएगा तो तय से तो रहेगा और लेकिन क्या आ गया, तय को तो च कर दिया हमने और उसका छ का आगम हो गया और इस तरह एतत् क्षोभनम बना। से तत् जमा श्रुत्वा, एक बार और अच्छे से समझ लीजिए। देखिए ये क्या कह रहा है, से के ये श्रुत्वा श और रे से मिलके बनता है, श और रे से। श और रे से बन मिलके क्या बना, श्रेय। अब यहाँ पे श है और इससे पूर्व पदांत में क्या है, वर्ग का पहला अक्षर है, उसको क्या होगा, यहाँ पे उसके स्थान पे छ हो जाएगा, तय को तो छ हो जाएगा और यहाँ पे छ का आगम भी हो जाएगा तो इस तरह फिर बनेगा तच्छ्रुत्वा। क्या बनेगा, तच्छ्रुत्वा। अब हम देखते हैं आगे, च का आगम। यदि ह्रस्व स्वर के पश्चात छ आए तो छ के पूर्व च का आगम होता है। वहाँ तो हम देख रहे थे कि पूर्व पद के अंत में जो तय आ रहा है उसको तय को च हो जाता है और श होने पर, उत्तर पद के पूर्व में श होने पर छ का आगम हो रहा था। अब यहाँ क्या कह रहा है, यदि ह्रस्व स्वर के पश्चात छ आए तो छ के पहले च लग जाएगा, यानी च और छ साथ साथ आएंगे। जैसे तरु जमा छाया तो पूर्व पद के अंत में ह्रस्व स्वर है ऊ और उसके बाद छ है तो यहाँ पे च का आगम हो जाएगा और क्या बन जाएगा, तरु छाया। ऐसे अनु जमा छेद है, ऊ स्वर है, ह्रस्व स्वर है, छ आ गया तो च का आगम हो जाएगा, अनुच्छेद बना। ऐसे ही परिच्छेद का परिच्छेद बना। अब रे का लोप तथा पूर्व स्वर का दीर्घ होना रोरी सूत्र से, यदि कह रहा है यदि रे के बाद रे हो तो पहले रे को लोप हो जाएगा, लोप मतलब अदृश्य हो जाना, दिखाई ना देना, और उसका जो पूर्ववर्ती स्वर है तो दीर्घ हो जाएगा। अब इसको समझ लेते हैं। जैसे स्वर जमा राज्यम दे रखा है, यहाँ पे रे दे रखा है, यहाँ पे भी रे दे रखा है, राज्यम का रे। अब ये क्या कह रहा है, पहले वाले रे का लोप हो जाएगा और जो उससे पूर्ववर्ती स्वर है स्व ब में क्या है, ए है, ए को क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, ए को क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा और स्वराज्यम बन जाएगा। ऐसे निर जमा रस है तो रे का लोप हो गया और नी बड़ी हो जाएगी और नीरस बन जाएगा। ऐसे निर्रोग में रे का लोप हो गया और इसको क्योंकि दो रे आ रहे हैं और छोटी को बड़ी हो जाएगी और निरोग बन जाएगा। अगला हम देखते हैं न को ण होना। यदि एक ही पद में री रे या श के पश्चात न आए तो न को ण हो जाता है। नाराणाम वर्णम रामेण पुरुषेण कर्ण ऋणम किरणा आकर्षणम पोषणम, ये सब न के स्थान प्रणय के उदाहरण है। इस तरह हमारी ये व्यंजन संधि पूर्ण हुई और अब हम देखते हैं विसर्ग संधि। विसर्ग, अब जैसे हमने देखा था संधि के तीन मुख्य रूप भाग हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि। व्यंजन संधि के हमने भेदों के साथ भी कर लिया है। अब हम विसर्ग संधि, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग के स्थान पर जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे अतः जमा ये अतः, रजः जमा गुण रज गुण। तो यहाँ पे हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि एक बार इस उदाहरण के द्वारा देख लेते हैं। अतः जमा एव, हमने देखा था संधि के दो पद है, पूर्व पद और उत्तर पद। यदि पूर्व पद के अंत में विसर्ग हैं, उसके बाद चाहे स्वर आए या व्यंजन आए तो उसको विसर्ग संधि के नाम से ही जानते हैं। उत्तर पद के अंत में विसर्ग आने पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो स्वर का भी उदाहरण हो सकता है, वो व्यंजन का भी उदाहरण हो सकता है, लेकिन यदि पूर्व पद के अंत में विसर्ग है तो वो विसर्ग संधि का उदाहरण है। अब हम इसके नियमों को समझ लेते हैं। संधि के कुछ भेद हैं, उत्व संधि, सत्व संधि, ऋत्व संधि, लोप संधि। तो हम सबसे पहले उत्व संधि पढ़ते हैं। इसके भी दो नियम हैं। यदि विसर्ग से पहले ए है और उसके बाद वर्ग का तीसरा चौथा पंचम वर्ण, यानी पहला और दूसरा ना हो, बस तीसरा चौथा पांचवा अथवा ये रे हो तो विसर्ग को ऊ हो जाता और फिर ए ऊ को गुण हो जाएगा और इस तरह ओ का आगमन होगा। अब जैसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। बालकः
बदती। इसको मैं यहाँ पे अच्छे से आपको समझा देती हूँ एक को, फिर अब बाकी हम ऐसे ही करेंगे। अब यहाँ पे कै में क्या है, विसर्ग है। अब हम कै में क्या है, विसर्ग। कै में से हमने विसर्ग वो हटा दिया, क्या, ए हट गया, क्या हट गया, ए हट गया। कै जमा ए जमा, अब हम विसर्ग इस तरह कर लेते हैं। अब कै जमा ए, अब हम विसर्गों को क्या कर रहे हैं, रे कर रहे हैं। विसर्ग को क्या कर देंगे, रे, और फिर रे को क्या कर देंगे, ऊ कर देंगे। अब क्या रह गया, ए और ऊ। और ए ऊ को क्या होता है, गुण संधि में, जैसे हमने स्वर संधि में पढ़ा था, ए के बाद ऊ आए तो ऊ को ओ हो जाता है, यानी गुण हो जाता है, तो ओ हो गया। इस तरह क्या हो गया, बालक बदती का बालको बदती, बालको बदती। तो इस तरह ही हमने देखा विसर्ग से पहले ए हो और उसके बाद वर्ग का तीसरा चौथा पंचम हो या ये रह ले, तो वह है, शर्त पूरी हो रही है हमारी। तो उस तरह ओ हो गया और बाल को। ऐसे ही मन जमारत को मनोरथ हो गया, ए है, विसर्ग को क्या हुआ, पहले रे को ऊ, फिर न का ए और ऊ मिलकर ओ हो गया और मनोरथ बना। ऐसे तेज दमा धनम का तेजो धनम, अध जमा मुखम का अधो मुखम, बाल जमा गत का बालो गत है। ऐसे छात्र जमा हस्ती का छात्रो हस्ती, मन जमा हर का मनोहर, यश जमा गानम का यशो गानम, राम जमा गच्छति का रामो गच्छति, क जमा लिखति का को लिखति। तो ये हमारा पहला नियम हो गया। अब हम इसके दूसरे नियम के बारे में बात करते हैं। यदि विसर्ग से पहले और बाद में भी ए हो, वहाँ आप क्या कह रहा है, विसर्ग से पहले ए हो, बाद में तीसरा चौथा पंच वर्ण हो या है हो। यहाँ क्या कर रहा है, विसर्ग के मतलब पहले भी और बाद में भी ए होना चाहिए, तो विसर्ग का ऊ हो जाता है। वहाँ पे हम पहले विसर्ग को रे कर रहे थे, रे को ऊ कर रहे थे, यहाँ हम सीधे विसर्ग को क्या करेंगे, ऊ करेंगे, फिर वही ए और ऊ को गुण हो जाएगा, और जो ए है उसको अविग्रह चिन्ह हो जाएगा। तो विसर्ग यहाँ पे अब हम समझ लेते हैं इसको। जैसे क जमा अपी, कै में क्या है, ए है, कै में जमा ए और जमा विसर्ग है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब ये क्या कह रहा है कि विसर्ग के पहले भी और बाद में भी ए हो। यहाँ पे हमने देखा कै में भी विसर्ग है और ये विसर्ग है, इससे पहले ए है और अपी का भी ए है, तो दोनों तरफ ए है, तो ए और ऊ को क्या हो गया, विसर्ग को तो ऊ हो गया, और यहाँ पे ए है और ए और ऊ को क्या हो गया, ओ हो गया, और ए के स्थान पे अगला वाला जो ए अपी का ए, इसको अविग्रह चिन्ह हो गया। जो ये एस का होता चिन्ह होता है, इसको हम क्या कहते हैं, अवग्रह चिन्ह बोलते हैं। तो इस तरह अवग्रह चिन्ह हो गया। और क जमा पी को क्या बना, को अपी, मोहन जमा अगच्छत का मोहनो अगच्छत, राम जमा अवदत का रामो अवदत, बालक अपश्यत का बालको अपश्यत, श जमा पी का शो अपी, क जमायम का कोयम, स जमा अभवत का सो अभवत। अब इसका अगला नियम है सत्व संधि है, उदाहरण है ये हमने दो नियम पढ़े थे उत्व के, क्योंकि विसर्ग को ऊ हो रहा था। अब है सत्व, यानी विसर्ग को सकार होगा। सकार तीनों तरह के सकार होते हैं, ये भी ध्यान रखना हमें, यहाँ पे भी वही उच्चारण वाला नियम लागू होगा। यदि विसर्ग से पहले कोई स्वर है और उसके बाद चैच है, यानी हमें ये ध्यान रखना है, यदि तालु वर्ण है तो तालु सकार होगा विसर्ग के बाद। यदि मूर्धा वर्ण है, मूर्धा वर्ण कौन से हैं, ऋतु रसाणाम, यानी टे वर्ग, री और टे वर्ग है, तो उसको मूर्धा सकार होगा। यदि क्या है, तय वर्ग है, तो उसको तय वर्ग में क्या आता है, त थ द ध न, विसर्ग है, तो इनको क्या हो जाएगा, विसर्ग सकार होगा। ये चीज़ ध्यान रखनी है। एक बार फिर भी हम इसको पढ़ लेते हैं। विसर्ग के पहले कोई स्वर हो और परे, परे मतलब बाद, उत्तर पद के पूर्व में, च छ हो तो विसर्ग को श हो जाता है, ट ठ हो तो विसर्ग को मूर्धा सकार हो जाएगा, त थ हो तो स हो जाता है। इस तरह तीनों सकार हो तो विसर्ग से विकल्प से वही हो जाएंगे जो सामने हैं। जैसे मन जमा ताप, यहाँ पर विसर्ग के बाद क्या है, तय का उच्चारण स्थान क्या है, दंत सकार, तो इसको दंत सकार हो गया। जैसे राम जमा टीकते, तो यहाँ पर टे है, टे का उच्चारण स्थान मूर्धा है, तो इसको विसर्ग को मूर्धा सकार हो गया और रामष्टिकते हो गया। ऐसे ही प्रथम सर्ग, प्रथम सर्ग अथवा प्रथम ससर्ग,
हैं। बालश्यते बालश्यते ये उदाहरण है। ये अथवा में इसलिए दे रखे हैं कि यहाँ पे पहला नियम भी काम कर रहा है। निसंदेह नरा सट का नरा षष्ठ देव षष्ठ। अब देखो यहाँ पे नरा के बाद सट में षटकोण सकार यानी मूर्धा सकार आ रहा है, तो उस विसर्ग को मूर्धा सकारी हुआ। और यहाँ पे जमा शासन में तालु सकार है, तो इसको तालु सकारी होगा, दुशासनम। नम जमा ते नमस्ते, मोहन जमा ठक्कुर है, तो मोहनस ठक्कुर। क जमा चेत कश्य, इस तरह बन गए। अब एक और इसमें नियम है, नमः पुर तिर। ये तीन मतलब विशेष शब्द हैं, इनके विसर्ग से परे कै पै होने पर दंत सकार ही होगा। क्या? नमः पुर तिर, इसके बाद कै और पै होने पर। तो नमः जमाकार नमस्कार बना, तिर जमाकार का तिरस्कार, पुर जमाकार है का पुरस्कार, पुर जमाकृत का पुरस्कृत। इसका अगला ग नियम है तीसरा, क और पै से परे उपधा रूप हस्व ए ई को प्रत्यय पार्थत्व विसर्ग के स्थान पर षटकोण वाला सकार यानी मूर्धा सकार हो जाता है। कैसे? देखिए, नी जमा काम, तो यहाँ पे क्या हो गया? नि श काम। ए और ऊ के बाद विसर्ग में क्या है? यहाँ पे न में क्या है? ई है। और ऐसे ही जैसे दु जमा कृतम में क्या है? ऊ है। तो उसके बाद विसर्ग के स्थान पर मूर्धा सकार होगा, तो दु जमा दुष्कृतम हो गया। जैसे आवी जमा कृतम आविष्कृतम, नी जमा पृथ्वी में निष्पृथ्वी। अब ऋतु संधि देखते हैं। यदि विसर्ग से पहले ए आ को छोड़कर कोई स्वर हो, क्या हो? विसर्ग में कुछ से पहले और या बाद में ए आ को अन्य कोई स्वर होना चाहिए। विसर्ग से परे कोई स्वर या किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण अथवा यह रह ले हो, तो इनमें से एक वर्ण हो तो विसर्ग को रह हो जाता है। जैसे भानु जमायम, विसर्ग से पहले क्या है? ऊ है। हाँ, और यह क्या कह रहा है? कोई स्वर हो बाद में स्वर ए स्वर है, तीसरा चौथा पांचवा, तो हमारी शर्त तो पूरी हो रही है, स्वर आ गया है, तो विसर्ग को क्या हो जाएगा? यहाँ पर रह हो जाएगा। और रह हुआ, रह आधा ही होगा, और लेकिन आयम का ए मिल जाएगा, और इस तरह भानुर आयम बना। ऐसे मुनि जमा मान्य, मुनि में क्या है? विसर्ग को क्या कर दिया हमने? विसर्ग को रह कर दिया। विसर्ग के स्थान पर क्या आ गया? रह। और रह में अब यहाँ पे मान्य व्यंजन है, क्योंकि अयम में तो ए था, तो ए मिल गया तो पूरा रह हो गया यहाँ पे। लेकिन ये तो है, ये ऊपर चला जाएगा, और इस तरह मुनीर मान्य बनेगा। शत्रु जमाहंती, यहाँ पे भी विसर्ग के बाद व्यंजन है, तो विसर्ग को रह हलंत युक्त होता है, इसलिए रह ऊपर चला जाएगा। मुनि जमा यत्र में भी यही होगा, मुनीर यत्र होगा। मुनि जमा गत में मुनीर गत है, साधु जमा गत में साधुर गत है, मुनि जमा आगत है। अब यहाँ पे विसर्ग के बाद विसर्ग को तो रह हो रहा है, विसर्ग को क्या हो रहा है? रह कर रहे हैं। विसर्ग हट गया, रह हो गया उसके स्थान पर, रह हलंत युक्त है, लेकिन आगत का आ मिल गया। इसमें क्या मिल गया? आ मिल गया, तो क्या होगा? इसको हम हलंत को हटा देंगे और रा पूरा हो जाएगा, मुनि रागत बना। ऐसे सुसु जमा हस्ती में व्यंजन परे होने पर उसको आधा रह होगा और ऊपर चला जाएगा। अब ऋतु संधि का दूसरा नियम है, यदि रह से परे रह हो तो विकल्प से पहले रह का लोप हो जाता है, और रह के पूर्व स्वर को दीर्घ हो जाता है। जैसे हमने अभी पढ़ा था निरोग, और ये निर्जमा रोग निरोग, गिर जमा रम्य गिरी रम्य, हरि जमा रक्षति हरि रक्षति, नी जमा रस नीरस है। तो रह से पहले रह होने पर एक रह का लोप हो गया पूर्ववर्ती रह का, और रह के जो पूर्व मात्रा थी स्वर था उसको दीर्घ हो जाएगा। अब लोप संधि, यदि विसर्ग से पहले ए है और विसर्ग से परे भी ए को छोड़कर कोई अन्य स्वर है तो विसर्ग का लोप हो जाएगा। विसर्ग से पहले तो ए होना चाहिए, लेकिन बाद में नहीं, को मतलब दूसरा स्वर हो, तो विसर्ग को क्या हो जाएगा? लोप। अतः जमा एव, अतएव। यहाँ विसर्ग से पहले तय में ए है, लेकिन एव का ए है, तो विसर्ग का क्या हो गया? लोप हो गया, अतएव बना। राम जमेच्छति राम इच्छति, क जमा उवाच क उवाच, मोहन जमा गच्छति मोहनाच्छति। अब दूसरा नियम देखते हैं, विसर्ग से पहले आ और बाद में वर का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण अथवा यह रह ले वह है अथवा कोई स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। नरा जमा आयंती, नारायंती, विसर्ग से पहले आ है और विसर्ग के बाद क्या हो? तीसरा चौथा पांचवा यह रह ले कोई स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे नरा में आ है और उसके बाद स्वर है, तो विसर्ग का क्या होगा? यहाँ पे भी लोप होगा। जैसे पहले मैं क्या कह रहा था, वहाँ भी ए को छोड़कर कोई अन्य स्वर की बात हो रही थी।
तो नरायन्ति। ता जमा नमन्ति, ता नमन्ति। नराः जमा ददति, ददति तो नरा ददति। देवा जमा गच्छन्ति, देवा गच्छन्ति। छात्रा जमा गच्छन्ति, छात्रा गच्छन्ति। ता जमा याता, ता याता। इसका अगला नियम देखते हैं। ए तद, एष, तद, से परे हर्ष ए को छोड़कर कोई अन्य वर्ग हो तो इन शब्दों के विसर्ग का लोप हो जाता है। स जमा वदति, स के विसर्ग का क्या हो गया, लोप हो गया। और स वदति, स लिखति, विसर्ग का लोप हो गया, स लिखति। एषः आगत, एष आगत। एषः जयति, एष जयति। इस तरह बनेगा। भो भगो अघो के विसर्ग का लोप हो जाता है। जहाँ भी ये शब्द आएंगे वहाँ इनका लोप हो जाएगा विसर्ग का। और विसर्ग से परे कोई स्वर है तो वर्गों के तीसरे चौथे पांचवें वर्ण या रह हो तो जैसे कैसे देखते हैं हम, भो जमा इंद्र है, भो आया। और इसके बाद क्या स्वर है, इंद्र का ई है, तो इसका क्या हो जाएगा, विसर्ग का लोप हो जाएगा और भो इंद्र इस तरह बनेगा। ऐसे ही भगो नमस्ते तो भगो नमस्ते है। भो देवः तो भो देवा। अघो जमा याही, अघो याही। इस तरह हमारी ये सारी संधियाँ पूरी हुई। आपको ये संधियाँ समझ में आई होंगी। आप संधियों को थोड़ा सा आराम से समझ सकते हो, इसको पॉज भी कर सकते हो, पुनरावृत्ति कर सकते हो। और आपको ये पसंद आने पर कृपया प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर मुझे प्रेरित और प्रोत्साहित करने का कष्ट करें। आप सबको मेरा धन्यवाद।